हेलो बच्चों, नमस्कार। तो लेके आए हैं क्लासेस अग्निवीर, एसएससी, जीडी या यूपी पुलिस। इन सब में जो साइंस के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो टॉपिक हमने पहले ही लिख लिए हैं अलग से निकाल के, और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास बहुत छोटी रहेगी, मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 मिनट के अंदर हम सभी वो क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान दें जरा, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। जरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी, हमें केवल एक्यूरेट पॉइंट पढ़ना है कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बार डब्ल्यूबीसीएस इसका पूरा नाम पूछा है तो हर बार इसका पूरा नाम ही पूछे। इसको लेके टॉपिक में क्वेश्चन का तरीका चेंज हो सकता है, तो इस चीज को हमें देखना है। बस एक टॉपिक से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो पुटअप हो सकता है नेक्स्ट टाइम। देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी से संबंधित कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन की हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं किससे कहा जाता है, यानी बॉडीगार्ड सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर की जो सैनिक कोशिकाएं हैं वो भी डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो सैनिक कोशिकाएं हैं, सैनिक कोशिका, तो डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी बोला जाता है, बॉडीगार्ड सेल्स। ठीक है बात। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम पूछता रहा है, पूछ भी सकता है, तो वही श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ भी से आप कह सकते हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं। ठीक है भाई, सही बात है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसका केमिकल नेम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इसका रासायनिक नेम है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। उसका रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इतनी बातें आपको डब्ल्यूबीसी में याद रखनी है। क्लोरोफिल के बारे में याद रखो, बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि पत्तियों का हरा रंग, पेड़ पौधे का हरा रंग, यानी पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से है, तो वो क्लोरोफिल की वजह से है। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि जो क्लोरोफिल है इसके अंदर कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा तत्व ऐसा है जो सहायता कर रहा है। तो वो याद रखना है आपको, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसके अंदर होता है जो हेल्प करता है किसके अंदर, क्लोरोफिल किस तरीके से फोटो जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। क्लोरोफिल है क्या, एक रंजक है, पिगमेंट है जो पत्तियों को हरा कलर प्रोवाइड करता है। बात में क्लियर है। ठीक है, आगे देखो जरा। विटामिन के बारे में हर बार क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, याद रखेंगे जल्दी से, बहुत तेजी से करेंगे हम इसके बारे में, डिटेल से समझेंगे। विटामिन है क्या, तो विटामिन से एक बात याद रखनी है कि विटामिन का एक ही काम है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना या बीमारियों से रक्षा। तो इसका काम क्या है, बीमारियों से हमारी रक्षा करना, बीमारियों से रक्षा, बीमारियों से रक्षा, बीमारियों से रक्षा करना विटामिन का काम होता है। दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कि विटामिन कितने प्रकार के हैं। तो याद रखना है आपको, विटामिन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक विटामिन वो होते हैं जो जल में घुलनशील है, एक वो होते हैं जो वसा में घुलनशील है। तो नंबर 1 आपको याद रखना है जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और एक आपको याद रखनी है वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन विद सॉल्युबल इन लिपिड, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जल में जो विटामिन घुल जाए वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में जो विटामिन घुल जाते हैं वो है ए डी ई के, एडक भी इसकी ट्रिक है, या उल्टा याद रख लो कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा, कैसे भी याद आप रख सकते हो। तो वो विटामिन कौन से हैं, एडक, यानी कि ए डी ई के, ए डी ई के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके किस में घुलनशील हैं, ये आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है, याद रहेगा, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील, और ये दोनों विटामिन वो हैं जो आपके जल में घुलनशील है। बात सही है, आगे समझते हैं बात। आगे देखते हैं बच्चों विटामिन। अच्छा, जो मेन विटामिन है उससे बीमारियां कौन सी हो रही हैं उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। विटामिन जैसे विटामिन ए है,
विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, रतौंधी। इसमें क्या, शाम के टाइम में व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, क्या खाएं, क्या इसका क्या स्रोत है, क्या सोर्स है जिससे विटामिन ए पूरी हो जाए? तो याद रखने हैं पीले फल, जितने भी पीले फल हैं, गाजर, कद्दू, आम, ये सब क्या है? ये सब विटामिन ए के रिच सोर्स है। पीले फल, पीले फल। एक मिनट, विटामिन ए, ये रतौंधी मिट गया, रतौंधी लिख देता हूं, रतौंधी। और ये आ जाएगा आपका पीले फल। पीले फल का एग्जाम्पल याद रख लेना, गाजर, गाजर इसका अच्छा सोर्स है, गाजर, काशी फल या कद्दू जिसे बोलते हैं, पीले फल यानी कि आम। ठीक है, ये सब किसके अंदर आ गए? ये सब आपके विटामिन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और समझो विटामिन के बारे में थोड़ी बात है। चलो, एक बात आपको याद रखनी है कि स्कर्वी जो बीमारी है विटामिन सी की कमी से, बी की कमी से, वेरी वेरी, इधर लिख देता हूं मैं, विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज होगी? तो वो डिसीज होती है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से, तो बी की कमी से हो जाती है बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से। इसमें होता क्या है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, सॉरी, इसमें मसल्स वीक हो जाती है, मसल्स में हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों की मसल्स में दर्द होता है बेरी बेरी में। ठीक है, अब आती है इसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी यानी कि जम्स में प्रॉब्लम, मसूड़ों में प्रॉब्लम, मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी। इसकी वजह से एक पॉइंट और यहाँ से इंपोर्टेंट है कि विटामिन सी एक काम और करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का। विटामिन सी का एक काम और है, यहाँ से याद रखेंगे आप, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करेगी, प्रतिरक्षा तंत्र। विटामिन सी से एक बात तो याद रखनी है, ये ऐसा विटामिन है जब पकाते समय ये नष्ट हो जाता है। तो खाना पकाते समय जो नष्ट हो जाता है वो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन कौन सा? विटामिन सी। बताइए बात सही है नहीं? ठीक है, बी सी। विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जिसका सिंथेसिस सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर के अंदर खुद हो जाता है। तो विटामिन डी, विटामिन डी जो विटामिन है, ठीक है, ये पाया जाता है सनलाइट में, यानी कि प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में होती है कौन सी? विटामिन डी। इसकी कमी से दो बीमारी हो जाती है, एक तो सूखा रोग और एक हो जाता है ऑस्टियोमैलेशिया। तो याद रखना है, सूखा रोग भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, सूखा रोग और ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, इसके रासायनिक नाम पूछता है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, बी का नाम होता है थायमीन, सी का होता है एस्कर्बिक एसिड, ए बी सी डी, ई का होता है डी का होगा कैल्सीफेरॉन, ई फ्लैक्विनॉन। एक मिनट देख लो इधर जरा, ये आपने नोट कर लिया होगा, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा सभी ने? चलो यहीं पे समझ लो। ठीक है, इरेजर कहाँ? अच्छा, ए बी सी डी ई और के विटामिन के बारे में हमने देख लिया, इसका रासायनिक नाम थोड़े एक बार देख लेते हैं, इन सब विटामिन के रासायनिक नेम क्या है। तो इसकी एक ट्रिक याद रखनी है आपको, विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की एक आपको ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक कौन सी है? विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की एक ट्रिक याद रखनी है आपको, वो ट्रिक याद रखनी है आपको, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। रा यानी कि विटामिन ए सबसे पहले आ गया, तो ए का ए से एक नाम बनता है, वो हम बताएंगे आपको, था, फिर ए, उसके बाद का आ रहा है, टा,
और फा। ठीक है भाई, ये विटामिन ए का नाम बनेगा, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का, ये के का, जो सीक्वेंस होता है हमारा उसी सीक्वेंस में बनेंगे ये नाम। तो ये ए का नाम बनेगा, रा का मतलब रेटिनॉल, याद रखना है आपको, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये हो गया रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। बी से बनेगा थायमीन, जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से बनेगा एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड। ठीक है, के से बनेगा कैल्सीफेरॉन, कैल्सीफेरॉन। टा से बनेगा टोकोफेरॉन, टोकोफेरॉन, टोकोफेरॉन। और फा से बनता है फ्लैक्वेनॉन, फ्लैक्वेनॉन, फ्लैक्वेनॉन। ठीक है, शुद्ध हिंदी लिख रहा हूँ पूरी, बिल्कुल कोई इंग्लिश की टर्म यूज नहीं कर रहा ज़्यादा मैं, क्योंकि पता है एसएससी जीडी यूपी पुलिस या अग्निवीर में मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी भाषी होते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए का नाम है, ये बी है, ये सी का है, ये डी का है, ये ई का है, और ये नाम आपका विटामिन के का है, ये नाम विटामिन के का है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। कार्बोहाइड्रेट समझ लेते हैं एक पॉइंट यहां से बस। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये ऊर्जा प्रदान करता है और सबसे जल्दी ऊर्जा देता है। तो सबसे जल्दी ऊर्जा जो प्रदान करे हमारे शरीर को वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे जल्दी, या मैं कहूं तुरंत, सबसे जल्दी ऊर्जा। तो सबसे जल्दी ऊर्जा देने की अगर हम बात करूं तो वहां पे नाम आएगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, तो सबसे ज्यादा की अगर बात करता हूं मैं, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है हमें लिपिड यानी कि वसा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देगी वो देती है लिपिड यानी कि वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, वसा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तेजी से आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। उत्सर्जन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण क्या है भाई, देख लो ध्यान से फटाफट। जो अमोनिया को छोड़ें, जो अमोनिया का उत्सर्जन करें, अमोनिया, वो होते हैं अमोनियोटेलिक, अमोनियोटेलिक। और ये वो जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, जितने ज्यादा पानी में रहेंगे उतना ज्यादा अमोनिया को छोड़ेंगे, अमोनियोटेलिक। जैसे कि अमीबा है, मछलियां हैं, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या आ गए, एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे अमीबा, अमीबा, और मेढक का टैडपोल, अमीबा, टैडपोल, और फिश। ठीक है, तो इन सब का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, वो सब अमोनिया है। ठीक है, मनुष्य का क्या होता है, मनुष्य का यूरिया होता है। तो जो यूरिया को छोड़ता है वो यूरियोटेलिक, जो यूरिया को छोड़ेगा वो यूरियोटेलिक। तो जो यूरिया का उत्सर्जन करेगा, यूरिया को जो छोड़ता है वो होता है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। और जितने भी पक्षी हैं ये यूरिक एसिड को छोड़ते हैं तो इन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक। तो टर्म याद रखनी है। तो जितने भी पक्षी हैं जो यूरिक एसिड को छोड़ते हैं, यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड, जो यूरिक अम्ल को छोड़ें उसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक। उन्हें हम वर्ड टर्म यूज करते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। याद रखना है, तभी क्वेश्चन यहीं से सीधे सीधे बनेंगे। यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड को छोड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्या, इसका एग्जाम्पल है आपके सभी पक्षी, इसका एग्जाम्पल है पक्षी। ठीक है, कबूतर, चील, चिड़िया, ये सब के सब यूरिक एसिड को ही छोड़ते हैं। बताइए, आर यू गेटिंग और नॉट, समझ पा रहे हो बात को। ठीक है भाई, व्हेल डॉल्फिन से क्वेश्चन क्या बना है, क्या बनने की उम्मीद रहती है, बस एक ही उम्मीद है कि इनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, जितनी भी मछलियां हैं सबके अंदर सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, लेकिन ये दो मछलियां ऐसी हैं जिनके अंदर फेफड़े हैं, जिनके अंदर फेफड़े हैं। तो एक बात तो ये याद रखनी है कि भाई डॉल्फिन में और व्हेल के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। फुसफुस भी इसी का नाम, फुसफुस बोलता है फुसफुस, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात याद ये रखनी है, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन एक स्तनधारी है, तो तीन ऑप्शन हो सकता है, अजीब हो तो उनमें एक तुम्हें इन दोनों में से देखने को मिल जाएगा।
ये दोनों स्तनधारी हैं, याद रखना ये मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं। तो व्हेल और डॉल्फिन मछली के अंदर नहीं आते, ये आते हैं स्तनधारी के अंदर, ये सब स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी। यकृत से कौन सा क्वेश्चन बनेगा? यकृत से क्वेश्चन बनेगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली बात ये है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहला पॉइंट तो ये बनता है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा पॉइंट बनता है कि यकृत से पित्तरस निकलता है, यकृत से निकलता है पित्तरस, पित्तरस का स्रावण होता है जो जरूरी है वसा के पाचन के लिए, वसा के पाचन में सहायक, वसा के पाचन में सहायक, तो जो वसा के पाचन में सहायता करता है यकृत से ही निकलता है। और बायोकेमिकल फैक्ट्री भी यकृत को ही हम बोलते हैं। आगे चलते हैं, डीएनए वाले का क्वेश्चन बनता है, डीएनए का पूरा नाम तो याद रखना है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल बोल सकते हो, ये इसका पूरा नाम है। अगला पॉइंट याद रखना है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। काम क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का, ठीक है भाई, याद रखेंगे बात। राइबोसोम क्या? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राइबोसोम ही है जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसके बाद बात करेंगे हम केंद्रक की, ये कोशिका का एक भाग है केंद्रक। तो सबसे पहली बात इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं इसे, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क हम इसी को बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क के अलावा इसे हम क्या बोलते हैं? एक कंट्रोल सेंटर है, नियंत्रण केंद्र है कोशिका का, नियंत्रण केंद्र, नियंत्रण केंद्र। अगला पॉइंट, कोशिका का सबसे बड़ा भाग भी यही है, सबसे बड़ा भाग, कोशिका का सबसे बड़ा भाग, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, कोश सबसे, यह है सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा अंग मैं कहूं कोशिका का, तो वो क्या है? वो भी केंद्रक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, जाइलम फिलोएम क्या है? ये दोनों ऊतक हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पौधों में। तो पौधे में दो तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन आप देखोगे। एक तो वो जो जड़ के द्वारा नीचे से जल जो ऊपर जा रहा है, ठीक, एक वो जो किसी भी पौधे की पत्ती में जो खाना बन रहा है वो, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है बात। तो एक तो वो जो नीचे से जो O2 और मिनरल्स जो हैं, O2 और खनिज लवण जो ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से O2 H2O, सॉरी O2 नहीं H2 कहूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, H2O को ऊपर जो पहुंचाने का काम है वो तो काम होता है जाइलम का। और जो पत्तियों में जो खाना बना सन की प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाना बना, जो क्लोरोफिल की प्रेजेंट में जो खाना बना है पत्तियों के अंदर, और इस खाने को पूरी बॉडी में पहुंचाना या जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाना इस फूड को, जो इसके अंदर फूड बना है, अब इस फूड को बॉडी की तरफ ले जाना, ऊपर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है ये फूड, ठीक है। तो ये काम होता है फ्लोएम का। तो भोजन को जो पहुंचाता है वो पहुंचाता है फ्लोएम, और जल को नीचे से ऊपर जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा जाइलम। बताइए बात समझ में आई है नहीं? ठीक है। इथाइलिन या एथिलीन के बारे में एक ही बात याद रखनी है, एथिलीन एक ऐसी गैस है जो फलों को पकाने में सहायता करती है। पूछा था फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है, तो फलों को पकाने में एथिलीन काम आती है। फलों को पकाने में सहायक, फलों को पकाने में सहायक जो गैस है वो कौन सी गैस है? वो एथिलीन ही गैस है, एथिलीन, फलों को पकाने में सहायक। इसके अलावा एक यूज और है, जो पॉलीथीन बनाते हैं वो भी एथिलीन की बनी हुई है। बहुत से एथिलीन के मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं आपस में तो पॉली इथाइलिन, और उसी को हम बोलते हैं पॉलीथीन। यानी जब एथिलीन के बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं
एथिलीन के जब बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी से बन जाती है क्या, उसी से बनती है हमारी क्या भाई, पॉलीथीन। उसी से बन जाती है हमारी पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन। बताइए बात सही है या नहीं, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये वो पॉइंट थे जो ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, वहां से मैं लेकर गया हूँ। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसे ध्यान से देखना है आपको एक बार।